नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 से द रूल ऑफ द रोड का पार्ट 2। जी, वर्ग 11 से द रूल ऑफ द रोड का पार्ट 2, जिसकी शुरुआत पैराग्राफ नंबर 6 से करेंगे। बच्चों लिखा आई गॉट इनटू। बच्चों गॉट इनटू का मतलब चढ़ गया। आई गॉट इनटू अ रेलवे कैरेज एट अ कंट्री स्टेशन। जो बच्चों कंट्री स्टेशन देख रहे हैं ना, कंट्री स्टेशन का मतलब हुआ कि वह स्टेशन जो ग्रामीण या देहाती क्षेत्र में अवस्थित होता है उसको बोलते हैं कंट्री स्टेशन। यानी एक ग्रामीण स्टेशन पर, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित रेलवे स्टेशन पर मैं रेल के डिब्बे में चढ़ गया एंड सेटल्ड डाउन, और रेल के डिब्बे में चढ़ करके सेटल डाउन हो गया, मतलब बैठ गया। What the school boys would call an hour's swot at a blue book। ये जो ब्लू बुक देख रहे हैं ना, इस ब्लू बुक का अर्थ होता है बच्चों नियम कानून की किताब या पुस्तिका, और ये स्वोट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है हार्ड वर्क, कठिन काम। यानी दूसरी सुबह मैं एक ग्रामीण स्टेशन पे रेलगाड़ी में चढ़ा और बैठ गया और अपनी ब्लू बुक को ओपन कर लिया, कानून की किताब को मैंने ओपन कर लिया, जिसको स्कूल बॉयज़ यानी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे 1 घंटे का हार्डवर्क, 1 घंटे का कठिन परिश्रम कहेंगे। उस किताब को लेकर के मैं बैठ गया। आई वॉज नॉट रीडिंग फॉर प्लेजर, यानी मैं आनंद के लिए नहीं पढ़ रहा था, मैं मज़े के लिए उस ब्लू बुक को, उस नियम की किताब को नहीं पढ़ रहा था। द ट्रूथ इज दैट, सच्चाई यह है कि आई नेवर डू रीड ब्लू बुक्स फॉर प्लेजर्स। सच्चाई यह है कि मैं कभी भी ब्लू बुक को आनंद के लिए, मज़े के लिए नहीं पढ़ता हूँ। आई रीड देम, मैं उनको पढ़ता हूँ, फॉर, क्योंकि, द वेरी हम्बल पर्पज़, यानी बहुत विनम्र उद्देश्य के लिए मैं ब्लू बुक को पढ़ता हूँ, ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम, ताकि उन नियम की किताब से, उस कानून की पुस्तिका से मैं ईमानदारी के पैसे निकाल सकूं, इसलिए मैं उनको पढ़ता हूं, न कि आनंद और मज़े के लिए मैं ब्लू बुक को पढ़ता हूं। नाउ इफ़ यू आर रीडिंग ए बुक फॉर प्लेजर, यदि आप, सुनिए बच्चों, एजी गार्डिनर क्या कह रहे हैं कि इफ़ यू आर रीडिंग ए बुक फॉर प्लेजर, यदि आप आनंद के लिए किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, यदि आप मज़े के लिए किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इट डजंट मैटर, तब इसका ये कोई मतलब नहीं होता कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है अराउंड यू, यानी आपके आसपास क्या चल रहा है, कितना शोर है, इसका कोई मतलब नहीं होता। कब? जब आप किसी पुस्तक को आनंद के लिए पढ़ रहे होते हैं तब। लेकिन जब बिना आनंद के लिए आप किसी पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं ना, तब आपको समुचित शांति की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए क्या होता है। बट व्हेन यू आर रीडिंग अ थिंग एज अ टास्क, लेकिन जब आप किसी चीज़ को एक टास्क के रूप में ले करके पढ़ रहे होते हैं ना, यू नीड रीजनेबल क्वाइट, तब आपको समुचित शांति की ज़रूरत होती है। रीजनेबल क्वाइट, तब आपको समुचित शांति की आवश्यकता होती है। एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड नॉट गेट, और वही शांति मुझे उस रेल के डिब्बे में नहीं मिली जहाँ पे मैंने ब्लू बुक को ओपन किया था। फॉर एट द नेक्स्ट स्टेशन, क्योंकि अगले स्टेशन पे, इन केम ए कपल ऑफ मैन, कुछ लोग चढ़े, क्योंकि अगले स्टेशन पे उसी डिब्बे में जिसमें मैं बैठा था ब्लू बुक लिए, कुछ लोग चढ़े। वन ऑफ हुम, उनमें से एक, वन ऑफ हुम, उनमें से एक, टॉक्ड टू हिज फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ जर्नी, यानी जहाँ तक हमारी यात्रा थी ना, तो बाकी यात्रा के दौरान उनमें से एक व्यक्ति अपने मित्र से बात किए, इन ए लाउड एंड पॉम्पस वॉइस, यानी बहुत ही तेज और आडंबरपूर्ण आवाज़ में वो अपनी मित्र से बात करते रहे। यानी उसी डिब्बे में जिसमें मैं चढ़ा हुआ था, कुछ लोग चढ़े, उनमें से एक अपने मित्र से पूरी यात्रा ऊंचे स्वर में बात करते रहे। एज आई रेसल्ड विथ क्लॉजेज एंड सेक्शंस, बच्चों रेसल का मतलब होता है कुश्ती करना, यहाँ पे हो गया माथा पच्ची करना। एज आई रेसल्ड विथ क्लॉजेज एंड सेक्शंस, चूँकि मैं धारा और अनुच्छेदों में उलझा हुआ था, उसमें मैं माथा पच्ची कर रहा था। हिज वॉइस रोज लाइक अ गेल, गेल का मतलब होता है तूफान। बच्चों तूफान की तरह उस आदमी की आवाज़ तेज हो गई, यानी जो आदमी चिल्ला चिल्ला करके डिब्बे में अपने मित्र से बात कर रहा था ना, कब?
जब मैं धारा और अनुच्छेदों में उलझा हुआ था तब उस व्यक्ति की आवाज़ रोज लाइक अ गेल, तूफान की तरह तेज हो गई। एंड हिज फैमिली हिस्ट्री, और वो अपने परिवार के इतिहास बता रहे थे। द डिड्स ऑफ हिज सन इन वार, और युद्ध के दौरान अपने पुत्रों के कारनामों को बता रहे थे। डिड्स मतलब कारनामे। एंड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द जनरल्स एंड द पॉलिटिशियंस, और वो युद्ध में जनरल्स की एंड पॉलिटिशियंस और नेताओं की आलोचना कर रहे थे। सबमर्ज्ड माई पुअर अटेम्प्ट्स टू हैंग ऑन टू माई जॉब, और मैं अपने काम पे, मैं अपने ब्लू बुक पे हैंग ऑन करना चाह रहा था, अपने काम पर ध्यान लगाना चाह रहा था, अपने काम को मैं करना चाह रहा था। और वो बहुत ऊंचे स्वर में अपने परिवार की कथा और अपने बच्चों के द्वारा किए गए युद्ध के कारनामे और सेना के जनरलों की आलोचना और राजनेताओं की आलोचना वे तीखे स्वर में कर रहे थे, और मैं अपने काम पे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। सबमर्ज्ड माई पुअर अटेम्प्ट्स, तो उस दौरान जो मेरे प्रयास थे ना वे असफल रहे, क्योंकि मेरा ध्यान उनकी बातों की तरफ बट गया। आई शट अप द ब्लू बुक, मैंने उस नियम के किताब को शट अप कर दिया, बंद कर दिया। लुकड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखने लगा। एंड लिसनड वेयरीली, और थके थके व्यक्ति की तरह उनकी बातों को सुना। व्हाइल द वॉइस थंडर्ड ऑन विथ थीम्स लाइक दिस, और इस दौरान व्हाइल द वॉइस, इस दौरान उनकी जो वॉइस थी, आवाज़ थी, थंडर्ड बिजली की तरह कड़क रही थी, ऑन विथ थीम्स लाइक दिस, इन विषयों पे, किन विषयों पे वे बच्चों चिल्ला रहे थे गला फाड़ फाड़ करके। नाउ व्हाट द फ्रेंच ऑट टू हैव डन, कि फ्रेंच को यानी फ्रांस के वासियों को क्या क्या करना चाहिए था। द मिस्टेक द जर्मन्स मेड, यानी जर्मनी ने कौन कौन सी गलतियाँ की। इफ़ ओनली एस्क्विथ हैड, अगर केवल एस्क्विथ के पास होता। यू नो द शॉर्ट स्टफ, आई हैड इट ऑल बिफोर, ओ सो it was like a barrel organ groaning out some uninteresting song of long ago। बच्चों, वह चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ आवाज़ में फ्रांसीसियों को क्या क्या करना चाहिए, द मिस्टेक द जर्मन्स मेड, कौन कौन सी गलती जर्मनी के लोगों ने की, इत्यादि चीज़ों पे बहस कर रहे थे। एंड इट वाज लाइक ए बैरल ऑर्गन, और यह एक उस वाद्य यंत्र की तरह वहाँ स्थिति बन गई थी। ग्रोनिंग आउट सम अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग ऑफ लॉन्ग एगो, यानी वह वाद्य यंत्र जो बहुत पुराने गीत को बेसुरे तरीके से गाता है ना, उस वाद्य यंत्र की तरह उनकी आवाज़ मुझको बेसुरी लग रही थी, और मैं उनको बिल्कुल सुनना नहीं चाह रहा था। बच्चों, आप लोग भी ऐसा एक्सपीरियंस किए होंगे रेल के डिब्बों में, जब आप चढ़े होंगे, कोई किताब पढ़ रहे होंगे तो बगल में कोई चिल्ला चिल्ला करके बातें करते होंगे, आपको बुरा लगता होगा। वैसे ही यहाँ पे एजी गार्डिनर को भी लग रहा था। अब देखिए बच्चों, पैराग्राफ नंबर 8 में क्या कहते हैं। इफ़ आई हैड आस्क्ड हिम, यदि मैं उनसे कहा होता टू बी गुड इनफ टू टॉक इन ए लोअर टोन, यदि मैं उनसे कहा होता कि आप थोड़े हल्के स्वर में बात करें, तो ही वुड हैव थॉट आई वॉज अ वेरी र्यूड फेलो, तो वो ये समझते कि आई वॉज अ र्यूड फेलो, कि मैं कितना अशिष्ट आदमी हूँ जो ट्रेन के डिब्बे में उनको धीमे स्वर में बात करने के लिए कह रहा हूँ। इट डिड नॉट अकर टू हिम, यह बात उस व्यक्ति के समझ में नहीं आई। अकर का मतलब समझ में आना। इट डिड नॉट अकर टू हिम, यह बात उस व्यक्ति के समझ में नहीं आई दैट anybody could have anything better to do than to listen to him, यानी उस व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आई कि anybody could have anything better, कि ट्रेन में जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी के पास है ना कुछ बेहतर करने के लिए होगा than to listen to him, यानी उनकी बकवास को सुनने से है ना ज़्यादा बेहतर कोई काम करने के लिए होगा। यह बात उस व्यक्ति के दिमाग में आई ही नहीं। एंड आई हैव नो डाउट, और मुझे कोई शंका नहीं है, दैट ही लेफ्ट द कैरेज, कि जब वह ट्रेन के डिब्बे से उतरे, कन्विंस्ड, आश्वस्त होकर के, दैट एवरीबॉडी इन इट, कि हर कोई जो डिब्बे में था, थैंक्स टू हिम, उनको धन्यवाद दिया होगा, हैड अ वेरी इल्यूमिनेटिंग जर्नी, बड़ी ज्ञानवर्धक उनकी यात्रा होगी। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे एजी गार्डिनर कहते हैं कि यह बात उनके समझ में नहीं आई कि उनके बकवास को सुनने से बेहतर काम लोगों के पास करने के लिए है। एंड आई हैव नो डाउट, और मुझे कोई संदेह नहीं,
व्हेन ही लेफ्ट द कैरेज कन्विंस, जब वो गाड़ी से उतरे तो वो आश्वस्त थे कि एवरीबडी इन इट, कि हर डिब्बे का हर कोई व्यक्ति की यात्रा बड़ी सुंदर हुई होगी और लोग इसके लिए उनको धन्यवाद दिए होंगे। ए रीजनेबल कंसिडरेशन, देखिए बच्चों कितना बढ़िया वाक्य लिखा है, ए रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स, राइट्स का मतलब हक, अधिकार, और फीलिंग्स का मतलब भावना, ऑफ अदर्स इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट्स। बच्चों फाउंडेशन का मतलब नींव होता है और सोशल कंडक्ट का मतलब होता है सामाजिक आचरण। मतलब दूसरों के अधिकारों या भावनाओं के लिए उचित विचार ही सामाजिक आचरण की नींव है। अर्थात आपको दूसरे व्यक्ति के अधिकार, दूसरे व्यक्ति के हक और दूसरे व्यक्ति के भावनाओं का कद्र करना चाहिए, उसका उचित विचार करना चाहिए, क्योंकि वही उचित विचार सामाजिक आचरण की नींव है। नंबर 9 देखिए बच्चों, आई बिलीव, ये कहते हैं कि मेरा मानना है, दैट द राइट ऑफ ए स्मॉल पीपल एंड क्वाइट पीपल, कि स्मॉल पीपल मतलब छोटे लोग और क्वाइट पीपल का मतलब शांत लोग, यानी शांत और छोटे लोगों के अधिकार आर एज इम्पॉर्टेंट, उतने ही महत्वपूर्ण है, टू प्रिजर्व, यानी छोटे लोगों के हक, छोटे लोगों के अधिकारों को बचाए रखना, प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है, एज द राइट्स ऑफ ए स्मॉल नेशनलिटी, जितना छोटे राष्ट्रों के अधिकारों को बचाए रखना आवश्यक है, नेशनलिटीज़। When I hear the aggressive bullying horn which some motorists deliberately use, बच्चों deliberately का मतलब होता है जानबूझ करके। बच्चों आप भी जब बहुत आराम से सड़क पे यात्रा अपनी बाइक से जा रहे होते हैं, आप भी देखे होंगे कि आपके पीछे से अचानक बहुत तेज़ गति से कोई व्यक्ति हॉर्न बजाते हुए आता है, आपको भी बुरा लगता होगा ना। सुनिए, When I hear the aggressive bullying horn, यानी जब कभी भी मैं भी आक्रामक रूप से किसी व्यक्ति को, किसी मोटरिस्ट को जानबूझ करके हॉर्न बजाते हुए सुनता हूँ ना, I confess, मैं स्वीकार करता हूँ, that I feel something boiling up in me, कि मेरे अंदर भी मेरा जो खून है ना वो खौलता है, खौल उठता है। कब? जब मेरे पीछे से कोई मोटर वाला जानबूझ करके बहुत तेज़ी से अपनी बाइक के हॉर्न को बजाते हुए आगे की तरफ निकलता है ना, तो मेरे अंदर का खून खौल उठता है। विच इज़ वेरी लाइक व्हाट आई फेल्ट व्हेन जर्मनी केम ट्रैम्पलिंग लाइक अ बुली ओवर बेल्जियम, ठीक उसी प्रकार का मुझे अनुभव होता है जिस प्रकार मैंने उस वक्त अनुभव किया था, व्हेन जर्मनी केम ट्रैम्पलिंग लाइक अ बुली ओवर बेल्जियम, जब जर्मनी है ना बेल्जियम को रौंदते हुए आगे बढ़ा था ना, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो उस दौरान मुझे जो अनुभूति हुई थी, जिस प्रकार से मेरा खून खौला था ना, उसी प्रकार से मेरा खून खौल उठता है जब मेरे पीछे से बहुत तेज़ी से कोई हॉर्न बजाते हुए आगे निकलता है। बाय व्हाट राइट, एजी गार्डिनर कहते हैं बच्चों, बाय व्हाट राइट, यानी किस अधिकार के द्वारा, माय डियर सर, है ना महोदय, डू यू गो अलोंग आवर हाईवे अटरिंग दैट हिडियस कर्स ऑन ऑल हु इम्पीड योर पथ। इम्पीड का मतलब होता है बच्चों बाधा डालना, और हिडियस का मतलब होता है घृणित, और अटरिंग का मतलब होता है आवाज़ निकालना। एजी गार्डिनर कहते हैं कि किस अधिकार से आप इस हाईवे पे, यानी ऑन ऑल हु इम्पीड योर पथ, वो हर व्यक्ति जो आपके राह में बाधा बनता है ना, हाईविंग अटरिंग दैट हिडियस कर्स, यानी आप अपनी बाइक से घृणित और तेज आवाज़ निकालते हुए एक प्रकार से उन लोगों को साप देते हुए जो आपके राह में आते हैं, उनको साप देते हुए, या इतनी तेज़ गति से हॉर्न बजाते हुए आगे निकलने का हक आपको कौन सा हक या अधिकार देता है? कांट यू अनाउंस, क्या आप घोषणा नहीं कर सकते, योर कमिंग लाइक ए जेंटलमैन, क्या एक भद्र व्यक्ति की तरह, क्या एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह आप आने की सूचना नहीं दे सकते? यानी आप अपने हॉर्न को आराम से भी बजा सकते हो, तो आप पीछे से आ रहे हो, इस बात की सूचना आपको एक जेंटलमैन, एक भद्र पुरुष की तरह देनी चाहिए, न कि कानफाड़ू आवाज़ अपनी बाइक से निकाल करके देनी चाहिए। कांट यू टेक योर टर्न, क्या आप यानी अपने टर्न की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? या क्या आप टर्न, जो सड़क पे जो मोड़ होता है ना, उसको एक जेंटलमैन की तरह आप आसानी से मोड़ नहीं सकते, जो आप इस कदर तेज़ी से है ना हॉर्न बजाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं? और जब मैं यह सुनता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। नंबर 10 देखते हैं बच्चों, एंड देयर इज़ द
मोर हार्मलेस पर्सन, हार्मलेस पर्सन उस पर्सन को बोलते हैं जिससे आपको नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। हु हैज़ बॉट अ वेरी ब्लैटेंट ग्रामोफोन, यानी आइए बच्चों अब यहाँ पे एक हार्मलेस पर्सन की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जिसने एक ब्लैटेंट का मतलब होता है बच्चों ध्यान आकर्षित करने वाला, यानी बड़ा ही आकर्षक ग्रामोफोन एक वाद्य यंत्र खरीदा हुआ है उस व्यक्ति की सुनिए। एंड ऑन संडे आफ्टरनून, और रविवार की दोपहर को सेट्स द थिंग्स गोइंग, और वो वाद्य यंत्र को रविवार की दोपहरी को बजाने लगता है। ओपन्स द विंडो, अपनी खिड़कियों को खोल देता है। एंड फिल्स द स्ट्रीट, और सड़क को गली को भर देता है। विथ कीप द होम फायर्स बर्निंग, जो देख रहे हैं ना कीप द होम फायर्स बर्निंग, ये वार टाइम का एक फेमस गीत है। तो मैं एक कहानी सुना रहा हूँ एक व्यक्ति की जो हार्मलेस है, आपको नुकसान पहुँचाने की इच्छा नहीं रखता, एक ग्रामोफोन खरीदता है। एंड ऑन संडे आफ्टरनून, और रविवार की दोपहर को वह बजाता है। ओपन्स द विंडो, अपने घर की खिड़कियों को खोल देता है। और कीप द होम फायर्स बर्निंग गीत को बजाता है। और सिमिलर बेनालिटी, या कोई ऐसा ही अन्य घिसे पिटे गीत को बजाता है घर की खिड़कियाँ खोल करके। What are the right limits of social behavior in a matter of this sort? ये जो sort देख रहे हैं ना बच्चों, इसका मतलब होता है प्रकार। जो sort देख रहे हैं इसका मतलब होता है प्रकार। यानी यहाँ पे एजी गार्डिनर कहते हैं कि वह व्यक्ति जो दरवाज़ा खोल करके ग्रामोफोन बजा रहा होता है ना, तो व्हाट आर द राइट लिमिट्स, यानी उचित सीमा क्या है। अब सोशल बिहेवियर, सामाजिक आचरणों की उचित सीमा क्या है। इन ए मैटर ऑफ दिस सॉर्ट, यानी इस प्रकार के मामलों में सामाजिक व्यवहार का उचित दायरा क्या है। लेट्स टेक द ट्रम्बोन एज एन इलस्ट्रेशन अगेन। बच्चों पार्ट 1 में हमने ट्रम्बोन के बारे में पढ़ा था, एक ये भी वाद्य यंत्र है। आइए फिर से मैं ट्रम्बोन को एक इलस्ट्रेशन के रूप में, एक उदाहरण के रूप में फिर से लेता हूँ। हैजलिट, इनका नाम है विलियम हैजलिट, ये फेमस इंग्लिश एसेइस्ट एंड क्रिटिक हैं। तो एक बार की बात है कि हैजलिट सेड दैट ए मैन हु वांटेड टू लर्न दैट फियरसम इंस्ट्रूमेंट वाज इंटाइटल्ड टू लर्न इट इन हिज हाउस। यानी हैजलिट का कहना था दैट ए मैन, कि कोई आदमी हु वांटेड टू लर्न दैट फियरसम इंस्ट्रूमेंट, कि कोई आदमी जो ट्रम्बोन को बजाना सीखना चाहता है, वाज इंटाइटल्ड टू लर्न इट इन हिज हाउस, अपने घर में सीखने का हक है उसको। यदि आप भी ट्रम्बोन खरीदते हो और ट्रम्बोन बजाना आपको सीखना है तो आप अपने घर के भीतर उसको सीख सकते हो। एंड इवन दो ही वाज ए न्यूसेंस, ये जो न्यूसेंस देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति या उपद्रवी किस्म का व्यक्ति होता है या बाधा होता है। इवन दो ही वाज ए न्यूसेंस टू हिज नेबर्स, यद्यपि वह आदमी जिसने ट्रम्बोन को लिया हुआ था और उसको सीखने की कोशिश कर रहा था ना, वो आदमी अपने पड़ोसियों के लिए न्यूसेंस था, यानी परेशानी पैदा करने वाला था। बट इट वाज हिज बिजनेस टू मेक द न्यूसेंस एज स्लाइट एज पॉसिबल, लेकिन यह उस व्यक्ति का कार्य था, यानी जिस व्यक्ति ने ट्रम्बोन बजाना शुरू किया था ना, इट वाज हिज बिजनेस, यह उस व्यक्ति का काम था टू मेक द न्यूसेंस, कि वह परेशानी को या अपने पड़ोसियों की समस्याओं को एज स्लाइट एज पॉसिबल, जितना कम कर सके, जितना हल्का कर सके, उतना हल्का करना उस व्यक्ति का काम था। मतलब आप वाद्य यंत्र सीख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उससे निकलने वाले स्वर को, सुर को या शोर को आपको कम से कम करना चाहिए, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आपके पड़ोसी जो वाद्य यंत्र बजाना नहीं चाहते हैं, उसके सुर को, संगीत को सुनना नहीं चाहते हैं, उनको दिक्कत न हो। आगे देखिए कह रहे हैं कि ही मस्ट प्रैक्टिस इन द एटिक, एटिक का मतलब अटारी होता है। वह चाहे तो अटारी में एंड शट द विंडो, खिड़की को बंद करके अपने घर में, अटारी में, कमरे में, गोदाम में वह संगीत को बजा सकता है, वह ट्रम्बोन बजा सकता है, सीख सकता है। बट ही हैड नोट राइट टू सिट इन हिज फ्रंट रूम, लेकिन सामने वाले कमरे में बैठ करके, ओपन द विंडो, खिड़की खोल करके, एंड ब्लो हिज नॉइज इन टू हिज नेबर्स ईयर्स विथ मैक्सिमम वॉयलेंस। और सुनिए बच्चों, लेकिन उस व्यक्ति को यह हक नहीं है, ट्रम्बोन बजाने वाले को, कि घर के सामने वाले कमरे में बैठ जाए, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दे, एंड ब्लो हिज नॉइज इन टू हिज नेबर्स ईयर्स विथ द मैक्सिमम वॉयलेंस, और उस ट्रम्बोन की कानफाड़ू आवाज़ अपने पड़ोसियों के कान में डाले, ऐसा करने का उसे हक नहीं है। सुनिए, बजाने का हक है तो अपने घर में बजाए, खिड़की को बंद करके बजाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन खिड़की खोल करके उस कानफाड़ू आवाज़ को बजाना यह उसका हक नहीं है। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं एजी गार्डिनर।
एंड सो विद द ग्रामोफोन, और यही बात ग्रामोफोन के साथ भी है। इफ़ यू लाइक द ग्रामोफोन यू आर इंटाइटल्ड टू हैव इट, यदि आपको ग्रामोफोन पसंद है तो यू आर इंटाइटल्ड टू हैव इट, तो आपको हक है कि आप ग्रामोफोन खरीदें और अपने पास रखें। बट यू आर इंटरफेयरिंग, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बट यू आर इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टीज ऑफ योर नेबर्स, लेकिन आप अपने पड़ोसियों की लिबर्टी, पड़ोसियों की आज़ादी में दखल दे रहे हैं। इफ़ यू डोंट डू व्हाट यू कैन टू लिमिट द नॉइज़ ऑफ योर टू योर ओन हाउस होल्ड, यदि उस वाद्य यंत्र के आवाज़ को, उसके शोर को आप अपने घर तक ही सीमित, लिमिट नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने पड़ोसियों की आज़ादी में दखलंदाजी दे रहे हैं। एंड योर नेबर्स मे नॉट लाइक कीप द होम फायर्स बर्निंग, और आपके पड़ोसी उस कीप द होम फायर्स बर्निंग जो वार टाइम गीत है ना, इसको हो सकता है कि पसंद नहीं करें। दे मे प्रीफर टू हैव देयर संडे आफ्टरनून अनडिस्टर्ब्ड, यानी हो सकता है कि रविवार की दोपहरी को बिना परेशानी के, यानी रविवार की दोपहरी को बिना परेशानी के आपके पड़ोसी बिताना चाहते हों। हो सकता है कि आप जो गाने बजा रहे हो उस गाने को वे पसंद न करते हों। एंड इट इज़ एज ग्रेट एन इम्पर्टिनेंस फॉर यू विलफुली to trespass on their peace as it would be to go unasked, बिना पूछे, into their garden, उनके बगीचे में, and trample, रौंद देना, their flower beds, फूलों की क्यारी। और जो trespass देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है अनाधिकार प्रवेश करना या गलत फ़ायदा उठाना। सुनिए क्या कह रहे हैं, आई.जी. गार्डिनर कह रहे हैं कि योर नेबर्स मे नॉट लाइक कीप द होम फायर्स बर्निंग, जो वार टाइम सॉन्ग है, हो सकता है कि आपके पड़ोसियों को पसंद ना हो। दे मे प्रीफर टू हैव देयर संडे आफ्टरनून डिस्टर्ब्ड, हो सकता है कि रविवार की दोपहरी को वे बिना किसी परेशानी को बिताना चाह रहे हों। एंड इट इज़ एज ग्रेट एन इम्पर्टिनेंस, और यह बड़ी अशिष्टता होगी, यह बड़ी ढिठाई होगी, फॉर यू विलफुली, कि आप जानबूझ करके, टू ट्रेसपास ऑन देयर पीस, कि आप उनकी शांति में जानबूझ करके दखलंदाजी दें, यह बड़ी ही अशिष्टता होगी। एज इट वुड बी टू गो, यह वैसे ही होगा जैसे अनास्क्ड, जैसे बिना पूछे, इनटू देयर गार्डन, आप किसी के बगीचे में घुस जाएं, एंड ट्रैम्पल देयर फ्लावर बेड्स, और उसके फूलों के क्यारी को रौंद दे, यह ठीक वैसा ही होगा। यानी यदि आप अपने वाद्य यंत्र को बजाते हो और उसकी साउंड, उसके शोर को अपने घर तक सीमित नहीं रख पाते हो, तो आप अपने पड़ोसियों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हो, और आपका आचरण वैसे ही अशिष्ट होता है जैसे कोई पूछे आपके बगीचे में घुस करके आपके फूलों की क्यारी को तबाह कर देता है। बच्चों पैराग्राफ नंबर 11 देखते हैं। आई सपोज, ये कहते हैं मेरा मानना है, द फैक्ट इज़ दैट, सच्चाई ये है, ये कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि सच्चाई ये है, दैट वी कैन बी नाइदर कंप्लीट एनार्किस्ट्स नॉर कंप्लीट सोशलिस्ट्स इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। बच्चों कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड का मतलब होता है जटिल दुनिया, यानी यह जो दुनिया है ना बच्चों, बहुत पेचीदी है, बहुत जटिल है, और इस जटिल दुनिया में वी कैन बी नाइदर कंप्लीट एनार्किस्ट्स, हम लोग न तो पूर्ण रूप से अराजक हो सकते हैं, नॉर कंप्लीट सोशलिस्ट, और न ही पूर्ण रूप से हम समाजवादी हो सकते हैं इस जटिल दुनिया में। और रेदर वी मस्ट बी ए ज्यूडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ। बच्चों ज्यूडिशियस मिक्सचर का मतलब होता है विवेकपूर्ण मिश्रण। हमें सोशलिस्ट और एनार्किस्ट, यानी हमें अराजक और समाजवादी दोनों का एक विवेकपूर्ण मिश्रण होना चाहिए। वी हैव बोथ लिबर्टीज टू प्रिजर्व वी हैव बोथ लिबर्टीज टू प्रिजर्व, हमें दोनों प्रकार की आज़ादी को प्रिजर्व करना है, सुरक्षित करना है। ये दो प्रकार की आज़ादी कौन है, सुनिए। आवर इंडिविजुअल लिबर्टी, हमारी व्यक्तिगत आज़ादी, एंड आवर सोशल लिबर्टी, और हमारी सामाजिक आज़ादी। इन दोनों प्रकार की आज़ादियों का हमें संरक्षण करना है, तभी समाज सच्ची आज़ादी का आनंद ले पाएगा। बच्चों नंबर 12 है, इट इज़ इन द स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट। मैटर्स ऑफ कंडक्ट, इट इज़ इन द स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट, यानी आचरण और व्यवहार की छोटी छोटी बातें। इन द ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है बच्चों अनुपालन। इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ द रोड, और सड़क के जो छोटे छोटे नियम हैं उनका अनुपालन। दैट वी पास जजमेंट upon ourselves, कि हमें अपने आप पे फैसला देना है।
दैट वी पास जजमेंट upon ourselves, यानी यातायात के नियमों के अनुपालन के मामले में हमें स्वयं पर जजमेंट देना है, हमें स्वयं पर फैसला देने की ज़रूरत है। एंड डिक्लेयर, और ये बताना है दैट वी आर सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड, कि हम सभ्य हैं या हम असभ्य हैं, है ना। यह फैसला हमें स्वयं करना है। किन मामलों में? समाज के छोटे छोटे आचरण संबंधित मामलों में और यातायात और सड़क के नियमों के अनुपालन के संबंध में हमें स्वयं पर फैसला लेना है कि हम सिविलाइज्ड हैं या अनसिविलाइज्ड हैं, यानी हम सभ्य हैं या हम असभ्य हैं। द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर। बच्चों, हीरोइज्म का मतलब बहादुरी होता है और सेक्रीफाइस का मतलब त्याग और बलिदान होता है। एजी गार्डिनर कहते हैं कि बहादुरी, त्याग और बलिदान के अवसर जो होते हैं बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इट इज़ द लिटिल हैबिट्स ऑफ कॉमन प्लेस इंटरकोर्स। इंटरकोर्स का मतलब होता है बच्चों पारस्परिक व्यवहार, और कॉमन प्लेस का मतलब आम। इट इज़ द लिटिल हैबिट्स, या छोटी छोटी आदतें, यह हमारे पारस्परिक व्यवहार की छोटी छोटी जो आदतें होती हैं ना, दैट मेक अप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ, इसी से बड़े जीवन का निर्माण होता है। एंड स्वीटन और मेक बीटर द जर्नी, और यही छोटे छोटे क्रियाकलाप, यही छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन की यात्रा को स्वीटन, मधुर बनाती है, और मेक बीटर, या इसे कड़वा बनाती है। कहने का मतलब है कि त्याग, बलिदान और बहादुरी के अवसर जीवन में बहुत कम आते हैं, लेकिन छोटे छोटे अवसर हम वो यातायात के नियमों के अनुपालन के, सामाजिक आचरण के अनुपालन के छोटे छोटे जो नियम होते हैं ना वे, या जो छोटे छोटे कार्य होते हैं ना, वे हम हमेशा करते हैं। और यही हमारे छोटे छोटे कार्य, यही हमारी छोटी छोटी आदतें जो होती हैं ना, एक बड़े जीवन का निर्माण करती हैं। और यही छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन की यात्रा को स्वीटन और बिटर बनाती हैं, मधुर बनाती हैं या कड़वी बनाती हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है, माई फ्रेंड इन द रेलवे कैरेज, कि मेरे मित्र जो मेरे डिब्बे में चढ़े हुए थे, विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस, इस पर विचार करेंगे। कहने का मतलब है बच्चों कि जीवन में त्याग, बलिदान और बहादुरी दिखाने के अवसर बहुत कम आते हैं, लेकिन जो सामाजिक हमारा ताना बाना है, जो सामाजिक आचरण और व्यवहार है ना, इसकी छोटी छोटी बातें और यातायात और सड़क के नियमों के अनुपालन की जो छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, यही हमारे जीवन को बड़ा बनाती हैं, यही हमारे जीवन को मधुर बनाती हैं या कड़वी बनाती हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि माय फ्रेंड, मेरे मित्र जो रेल के डिब्बे में चढ़े हुए थे ना, विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस, इस पे विचार करेंगे। देन ही विल नॉट सीज का मतलब होता है बच्चों स्टॉप, तब वे नहीं रुकेंगे। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। टू एक्सप्लेन टू हिज नेबर वेयर द फ्रेंच वेंट रॉन्ग, यानी कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि तब मेरे मित्र नहीं रुकेंगे अपने पड़ोसी को समझाने में कि वेयर द फ्रेंच वेंट रॉन्ग, कि कहाँ पे फ्रांस के लोगों से गलती हुई। एंड व्हेन द जर्मन्स वेंट डिटो, और कहाँ पे जर्मनी के लोगों ने भी वही गलती की जिस गलती को फ्रांस के लोगों ने किया। ये बताने से वे नहीं रुकेंगे। बट ही विल डू इट इन अ वे, लेकिन वे इस प्रकार से लोगों को समझाएंगे। ही विल डू इट इन अ वे, वे इस प्रकार से अपने पड़ोसी को समझाएंगे। दैट विल परमिट मी टू रीड माई ब्लू बुक अनडिस्टर्ब, वे इस प्रकार से अपने पड़ोसी को समझाएंगे कि फ्रांस के लोगों ने कहाँ गलती की, जर्मनी के लोगों ने कहाँ गलती की। विल डू इट इन अ वे, इस प्रकार समझाएंगे। दैट विल परमिट मी टू रीड माई ब्लू बुक अनडिस्टर्ब, जिससे कि इस प्रकार से समझाएंगे जिससे कि मैं अपने ब्लू बुक को अनडिस्टर्ब्ड, बिना किसी बाधा के पढ़ भी सकूं और वे अपने पड़ोसियों को अपनी बातें समझा भी सकें। इस प्रकार से वे अपनी एक्सप्लेनेशन को जारी रखेंगे। कहने का मतलब है कि वह इस प्रकार से बोलेंगे कि उनकी आवाज़ केवल उनके पड़ोसी सुन सकें और उनकी आवाज़ मेरे कानों तक न आए, और मैं अपनी किताब पढ़ता रहूं और वे अपने पड़ोसी को समझाते रहें। क्योंकि आज़ादी क्या है? यह एक सामाजिक समझौता है, यह हितों का समायोजन है। इसी के साथ ही बच्चों द रूल ऑफ द रोड नामक चैप्टर समाप्त हुआ। इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।